वेलकम अगेन। आज हम देख रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आप रेडबर्ग इक्वेशन से कैसे आयनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको कोई भी एनर्जी लेवल पर हो, वहाँ से जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में जो एनर्जी का यूज होता है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखते हैं हम रेडबर्ग इक्वेशन में क्या करें कि हम वहाँ पर से जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए किसी एटम से। पहले तो हम इक्वेशन देख लेंगे। 1/r इक्वल टू आपका था 1/λ। ठीक है, वेव नंबर की बात की थी। 1/λ इक्वल टू r रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये था पर सेंटीमीटर में। अगर इसकी बात करें तो पर सेंटीमीटर में आप देख सकते हो, क्योंकि ये क्या है 1/λ है तो वेव लेंथ है, उसका इन्वर्स है, तो पर सेंटीमीटर में इसमें हम देखेंगे। इस r की वैल्यू बाद में हम पुटअप कर सकते हैं। तो देखो, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप एटम से रिमूव कर रहे हो, अब देखो एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स के क्या है एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, हमने बताया था आपको एनर्जी लेवल एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। तो ये जो एनर्जी लेवल n1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से इनफाइनाइट लेवल होंगे, इसमें इनफाइनाइट लेवल होंगे। अब देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है एटम से, तो आप क्या करते हैं, उसमें जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट हो सकता है वो ग्राउंड लेवल में हो, ग्राउंड स्टेट में हो, ठीक है, थर्ड लेवल पर हो, ठीक है, फिफ्थ लेवल पर हो, कहीं पर भी हो। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने का मतलब क्या है। अब हमने आपको बताया था कि जब एटम के क्लोज में कोई इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी निगेटिव में होती है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो जाती है, तो निगेटिव में आ जाती है। तो जब भी आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आप क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को किसी भी एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है वो 1 2 3, वहाँ से आप उसको इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पर ले जाएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो जीरो होती है। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो नहीं हो जाती है, जीरो होने का मतलब क्या है, वो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में अब नहीं है। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आता है, न्यूक्लियस के अप्रोच में आता है, तो उसकी एनर्जी निगेटिव होते जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे ही आप वो इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पे ले जाएंगे, उसकी जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से एटम से आयनाइज हो चुका है। ठीक है, तो उस टाइम में जो एनर्जी का यूज होगा उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इक्वेशन से हम समझते हैं। इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। करना कि आपने इलेक्ट्रॉन को किसी भी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल से आपने इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पर ले जाना है, क्योंकि इनफाइनाइट एनर्जी लेवल पर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो जीरो हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है जीरो हो जाती है। तो इस यहाँ तक लाने पर जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का आप यूज़ करोगे उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम देखते हैं इक्वेशन से कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इक्वेशन रेडबर्ग इक्वेशन का यूज़ करते हैं। 1/λ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम क्या निकाल रहे हैं, वेव नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वेव नंबर निकाल रहे हैं, इसका मतलब आपने क्या करना है, देखो n1 क्या है, n1 तो क्या है, लोअर एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, वो किसी भी एनर्जी लेवल पर हो सकता है इलेक्ट्रॉन, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, अब जो आपका n2 होगा वो क्या हो जाएगा, n2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पर जो n2 की जगह आप क्या रख सकते हैं, 1/इनफाइनाइट स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा जीरो। ठीक है, 1/इनफाइनाइट आप जानते हैं जीरो हो जाएगा। तो अब आप क्या बोल सकते हैं इस इक्वेशन में, आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो वेव नंबर यूज होगा, क्योंकि बाद में आप एनर्जी वेव नंबर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो यहाँ पर देखो कैसे, हम फिर से देख लेते हैं। 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू 1/n1 स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 1/इनफाइनाइट पर जो एनर्जी है वो तो क्या है, जीरो है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आप जब आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो इस केस में आप n1 की वैल्यू देख लो। ठीक है, n1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेवल से भी इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर रहे होंगे। तो अगर वो आपको पता है तो उसके बाद इसको अप्लाई कर दें, वो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, वेव नंबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वेव नंबर निकाल सकते हैं तो आप डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, h न्यू, उससे आप क्या निकाल सकते हैं,
एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी की वैल्यू आप आसानी से वहाँ से निकाल सकते हैं, या फ्रिक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। तो ये याद रखना, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस टाइम में जो एनर्जी का यूज होगा, या उस टाइम में जो आपका यहाँ पर वेव नंबर है उसका यूज होगा, वो इतना होगा R × 1/n1², क्योंकि n2 जो हो गया वो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ रिडबर्ग इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर से हमने देखा था ना कि जो आप यहाँ से निकाल सकते हैं डेल्टा E = देखा था हमने h न्यू, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा E क्या होता था, E2 - E1 = क्या था, h न्यू। अब देखो यहाँ पर E2 क्या है, फाइनल, जो फाइनल एनर्जी लेवल है वो तो क्या हो जाएगा, वो तो एनर्जी 0 होगी ना, उस केस में एनर्जी 0 होगी E2 पर। तो यहाँ पर 0 - E1 = h न्यू, ठीक है। h न्यू यहाँ पर आपका है C/λ, ठीक है। तो यहाँ से आप C की वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे और लैम्डा वहाँ से निकाल लेंगे, अभी हम जो सॉल्व किया था। तो वहाँ से E1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपने कितनी एनर्जी का यूज किया है, और ये ऑलवेज किस में होगी, पॉजिटिव में होगी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इतना याद रखना, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं, एटम को एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम इसमें देखते हैं लिमिटिंग लाइन क्या होती है। एक लिमिटिंग लाइन भी पूछता है बहुत बार। देखो जो लिमिटिंग लाइन होती है यही होती है जहाँ पर जो n2 की वैल्यू है इनफाइनाइट हो जाती है। अब देखो कैसे, लिमिटिंग लाइन में जो वेव लेंथ होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। कैसे देखो, 1/λ = होता है आपका R × 1/n1² - 1/n2² पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 1/λ है ये हाईएस्ट कब आ सकता है, 1/λ जो हाईएस्ट आएगा जब यहाँ पर ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। 1/n1² 0 हो जाए तो ये हाईएस्ट आ जाएगा, ठीक है। 1/λ यानी कि वेव नंबर की वैल्यू हाईएस्ट आ जाएगी। तो इस केस में जो वेव नंबर हाईएस्ट आ रहा है तो जो वेव लेंथ होगी वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट आएगी, ठीक है। तो इसी लाइन को, जो यहाँ से लाइन मिलेगी हमें, ठीक है, स्पेक्ट्रा में जो लाइन मिलेगी हमें, उस लाइन को हम बोल देंगे लिमिटिंग लाइन। क्यों, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है वो कहाँ से, इनिशियल लेवल से वो फाइनल इनफाइनाइट लेवल पर जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो आपको वेव नंबर मिलेगा वो तो हाईएस्ट मिलेगा यहाँ से, और लेकिन वेव लेंथ जो मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, शॉर्टेस्ट मिलेगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 0 कर दिया हमने, तो 0 करने का मतलब ये हाईएस्ट होगा, 1/λ हाईएस्ट होगा, तो लैम्डा क्या होगा आपका, शॉर्टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग लाइन। तो आज भी काफ़ी छोटा टॉपिक था, इसको आपको समझ में आया होगा, काफ़ी क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लिमिटेशन देखेंगे अगली वीडियो में। जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था उसके भी लिमिटेशन है बहुत सारे, वो हम देखेंगे। उसके बाद हमने आना है क्वांटम मैकेनिक्स पे, ठीक है। तो इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। तो यहीं पर हम स्टॉप कर रहे हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।